सारा रास्ता जवार अनाया से बात करने की कोशिश करता रहा, मगर अनाया ने अपनी चुप नहीं तोड़ी। गाड़ी घर के सामने रोकी, दोनों अंदर चले गए। वलीमे का फंक्शन इसी घर के लॉन में हो रहा था। अनाया जोहा लोगों से मिलने स्टेज पर चली गई। वो सबसे मिली और फिर हानी लोगों के पास जाकर बैठ गई। मनाल थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि अभी तक दानियाल ने उससे ठीक से बात नहीं की और वो अनाया से नाराज़ भी थी। जवार दोनों बहनों और उनके शोहरों से मिलकर नीचे एक साइड पर आकर खड़ा हो गया। जवार, रायान साहब और फारूक साहब चाय के कप को हाथ में पकड़े उसके पास आए। वो जहाँ खड़े थे वहाँ अंधेरा था। तुमने आज जो किया वो हमें पता चला और मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मेरा बेटा जो कि एक काबिल मेजर है, उसने इतनी छोटी और घटिया हरकत की। फारूक साहब को बहुत गुस्सा आया हुआ था। जवार ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। मैं ये नहीं पूछूंगा तुमने इतना गुस्सा क्यों किया, बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ, रायान साहब ने कहा। बेटे, ये जो औरत होती है ना, ये छोटी हो या चाहे बड़ी हो, अगर तुम उनके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो वो टूट जाएगी, बिल्कुल एक कली की तरह। तुम उसे पूरे ज़ोर से खींचोगे तो उसके सारे खूबसूरत पत्ते बिखर जाएंगे और वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर तुम उसे प्यार से खींचोगे तो ना वो बिखरेगी ना ही कमज़ोर होगी। औरत भी उसी कली की मानीद होती है, रायान साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में उसे समझाया। और दूसरी बात, अनाया ने जो किया वो गलत था, पर उससे ज़्यादा नहीं जो कल रात उसके साथ हुआ। उसकी ज़बरदस्ती रुखसती करवाई गई। ज़बरदस्ती तो अगर तुम किसी के साथ करोगे तो वो भी ऐसा ही रिएक्शन दिखाएगा। और वैसे भी उसे पाकिस्तान आए महीना हो चुका है और वो ऐसी ही है। कल पहली दफ़ा बदतमीज़ी नहीं की उसने, जो चीज़ उसे रियलाइज़ हो जाएगी। ये चीज़ जब उसे रियलाइज़ होगी ना, पर तुम तो उसके साथ प्यार से रहो, फारूक साहब ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। जवार ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अंदर चले गए। दानियाल अभी अनाया के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। उसे भी जवार की आज की हरकत के बारे में पता चला। वो बहुत गुस्से में था। कैसा है अब तुम्हारा हाथ? दानियाल ने अनाया का हाथ पकड़ कर देखा। हाँ, अभी तो ठीक है, डॉक्टर ने कहा है 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा, अनाया बोली। आज जो भी हुआ बहुत गलत था, मैं छोड़ूंगा नहीं इस जवार को, एक बार हवेली पहुंच जाऊं। दानियाल गुस्से से जवार की तरफ देखकर बोला। उसने जो किया सो किया भाई, पर आप क्या कर रहे हो मनाल भाभी के साथ? अनाया ने मनाल वाली बात शुरू की। क्या किया मैंने मनाल के साथ? दानियाल ने अनजान बनते हुए कहा। हद हो गई है भाई, आप भाभी से बात क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? अनाया की आवाज़ में गुस्सा था। वो जवार का साथ दे रही थी। वो ये बोल रही थी कि कोई मजबूरी होगी, इसीलिए जवार ने इस तरीके से शादी की। दानियाल ने मसला बताया, मगर मैं जानता हूँ ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। मनाल उनके पीछे ही खड़ी सब बातें सुन रही थी। तो क्या हो गया? क्या उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अलाउ नहीं है? क्या है भाई, मैंने आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी नई नई शादी हुई है और चले लड़ाइयाँ करने। क्या यार, अनाया ने अपनी भड़ास निकाली। ऐसी बात नहीं अनाया, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद मैं जवार का गुस्सा उस पर निकाल रहा था। अच्छा चलो वादा करो, आज बात करोगे आप और सब सॉल्व करोगे प्रॉब्लम। अनाया ने हाथ आगे किया। ओके मैडम जी, वादा। दानियाल ने उसकी हथेली पर हाथ रखकर वादा किया तो अनाया हंस दी। मनाल चुपके से वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद फंक्शन ख़त्म हुआ तो फिर सब हवेली वापस आ गए। अनाया कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में चली गई। जवार गाड़ी पार्क करके अंदर जाने लगा तो उसके फ़ोन की बेल बजी। हेलो जी बोलें, उसने कॉल उठाते ही कहा। बेटे उसे ले आओ, मुझे उससे मिलना है, आगे से रोते हुए किसी ने कहा। आप अपना ख्याल रखें, मैं बहुत जल्द उसे लेकर आऊँगा। जवार ने इधर उधर देखकर कॉल काट दी और कमरे की तरफ चल दिया। मनाल यहाँ आओ, दानियाल ने मनाल को बोला जो कि अपने बाल बना रही थी। मगर वो ना आई तो दानियाल खुद उसके पास चला गया। क्या बात है, मेरी जान नाराज़ है मुझसे? दानियाल ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा। हाँ, नाराज़ हूँ मैं आपसे। ऐसे कैसे बात की मुझसे? मनाल का एक आंसू गाल पर निकला। अरे अरे नहीं रोना मेरी जान, सॉरी यार, मैं बहुत परेशान था। ये सब इतना अचानक हुआ और ऊपर से तुमने भी बहस शुरू कर दी तो मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया। दानियाल ने कान पकड़कर सॉरी की। अच्छा आप बस करें, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आप बस मुझसे नाराज़ मत हुआ करें। मनाल ने उसके हाथ नीचे किए और उसके गले लग गई। ओके मेरी जान, नहीं हूँगा नाराज़। फिर दोनों ने बहुत सी बातें की और सो गए। जवार अंदर दाखिल हुआ तो अनाया चेंज करके बाहर आ रही थी। वो आकर अपनी साइड पर बैठी तो जवार भी उसके साथ बैठ गया। तो अनाया उठकर जाने लगी। बैठ जाओ और बात सुन लो, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा।
जवार ने उसे बाजू से पकड़कर बिठाया। देखो, पहली बात तो आई एम सॉरी कल रात के लिए। कल तुमने जो कुछ बोला उसको सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की पर हाथ उठाया, वो भी उस पर जो मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है मुझे। जवार ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को रिजेक्ट किया था मैंने, और वो तुम्हारी ईगो पर आ लगी तो तुमने बदला लिया। कोई नहीं, हो जाता है, ऐसा अनाया ने तंजिया अंदाज में कहा। जवार मुस्कुरा दिया। दूसरी बात, आज शाम को जो कुछ भी हुआ वो आज सारा दिन केस की वजह से और भी कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं परेशान था, और जब मैं हवेली आया तो मैं कुछ लेकर वापस जाने वाला था, पर हॉल में ये सब कुछ हो रहा था तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं तुम्हारे कपड़े जलाना नहीं चाहता था, मगर उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं वो कर बैठा। अगर मुझे पता होता कि उसमें चची की शॉल है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। जवार ने अनाया की तरफ देखा। अनाया की आंखों में आंसू थे। जवार ने हाथ बढ़ाकर आंसू साफ करने चाहे, मगर अनाया ने उसका हाथ झटक दिया। जवार को उसका हाथ झटकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और कुछ कहना है? अनाया ने पूछा। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात। मैंने तुमसे रुखसती कुछ बहुत बड़ी वजह से की थी। ये समझ लो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिसे मैंने रोकने की कोशिश की, और ये बात मैं बहुत जल्द तुम्हें बता भी दूंगा। और आखिरी बात, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, तुम बस 1 महीना इंतज़ार करो। मैं अपना केस और चची जान के कातिलों को पकड़ लूँ, फिर मैं जवार शाह वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तक वैसे भी मेरी किसी और जगह पोस्टिंग होनी है, तुम जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारना, मगर तब तक तुम घर वालों से अच्छे से बात करना। जवार ने उसे छोड़ने की बात किस दिल से की, ये बस वही जानता था। वो उठा और बालकनी में आ गया। अनाया अपनी जगह पर लेट गई। जवार बाहर सर्दी में खड़ा बिना शॉल के सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। वहीं सर रखे झूले पर वो सो गया। सुबह उठा और तैयार होकर नीचे आया। अनाया अभी उठी ही थी। जवार जल्दी में जाने लगा। जवार बेटे, नाश्ता तो करके जाओ। सलमा बेगम ने देखा कि वो नाश्ता किए बगैर जा रहा है तो उसे रोका। रहने दो बहू, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठकर नहीं खाना जो अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया रखें, उसे सबके सामने बेइज्जत करें। आज तक हम में से किसी ने अपनी बीवियों के साथ ऐसा नहीं किया, और अनाया तुम्हारी बीवी होने से पहले इस हवेली की बेटी और मेरी पोती है। दादा जान ने गुस्से में जवार को काफ़ी कुछ सुना दिया। जवार को दुख तो हुआ क्योंकि वो हवेली में सबसे क्लोज दादाजी के साथ था, पर वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। हैदर भी पीछे भागा। जवार और हैदर उसी खुफिया जगह पर थे। वो दोनों अली के साथ मिलकर अंदर गए। सीढ़ियां नीचे उतरते एक कमरे में दाखिल होने लगी। कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सामने 2 कुर्सियों पर 2 आदमी बंधे हुए थे, सुल्तान और जुनैद। जवार एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। हाँ, तो बताना शुरू करोगे कि नहीं? जवार ने एक के मुंह पर से टेप उतार कर पूछा। हाँ, तो बताओ कि तुम्हारे गैंग लीडर का क्या नाम है और तुम लोग इस धंधे के अलावा और क्या क्या काम करते हो? जवार ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा। सुल्तान ने कहा। नहीं बताओगे? देखो, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करूंगा, बस ये इंजेक्शन है, ये मैं तुम्हारे जिस्म में लगा दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम अपाहज हो जाओगे। जवार ने बड़े आराम से कहा तो दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सुल्तान ने कहा। मैं ऐसा ही करूँगा, तुम बताओ वरना मैं। जवार ने सामने पड़े चाकू को हाथ में लिया और सुल्तान के उल्टे हाथ पर घुसा दिया। आह! सुल्तान की चीख गूंजी। हैदर आज पहली बार अपने भाई का ये रूप देख रहा था। अभी जवार एक और मारने ही वाला था कि सुल्तान की आवाज़ निकली। बताता हूँ, सुल्तान बोल पड़ा। अली ने फ़ौरन रिकॉर्डर ऑन किया। मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो कोई और नहीं, राहत साईं ही है, उस जुनैद का बाप, और वो जो बोलता है मैं वही करता हूँ। समझ लो हम दोनों मिलकर धंधा चलाते हैं। इस धंधे में स्मगलिंग करना, लड़कियों का अगवा करना या लड़कियों को अपने झांसे में फांसना, वो सब कुछ जुनैद करता है। तुम्हारे गांव की कुछ लड़कियां भी यही उठा कर लाया था। सुल्तान ने सब कुछ बता दिया। जवार के गुस्से की अब बस हो चुकी थी और उसका हाथ उठा और सुल्तान के मुंह पर मुक्का पड़ा। हैदर ने जुनैद के मुंह से पट्टी उतारी और हैदर भी उसे मारने लगा। जवार ने सुल्तान को इतना मारा, डंडे से और हाथों और लातों से, आखिर में उसने इंजेक्शन पकड़ा। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की मासूम जानों से खेलने का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जब खुद को दर्द होता है तो कैसा महसूस होता है। जवार ने वो इंजेक्शन सुल्तान को लगा दिया और फिर वो जुनैद की जानिब बढ़ा। तुम मुझे नहीं लगा सकते, शायद तुम दोनों जानते नहीं कि तुम्हारी बहन आमना मुझसे प्यार करती है और वो मुझे अगर इस हालत में देखेगी तो मर जाएगी। जुनैद ने अपनी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश की। चुप कर हरामी,
तू मेरी बहन के बारे में कुछ भी बकवास करेगा और मैं सुन लूँगा? ऐसा नहीं होगा। जवार ने उसे भी मारते हुए कहा। नहीं यकीन आता तो जाके पूछ लो अपनी बहनों से, जुनेद ने फिर कहा। मैं तो पहले ही तुझे ये इंजेक्शन नहीं लगाने वाला था, क्योंकि ये मैं कल करने वाला था, मगर अब तूने मेरी बहन का नाम लिया है तो अब इसका भी हिसाब मैं कल ही लूँगा। तेरी रूह कांप जाएगी, इस तरह मारूंगा तुझे। मैं फिर तुझे तेरे बाप के डेरे पर फेंक कर आऊँगा। जी ले तू आज रात सुकून से। जवार ने अपनी पिस्टल पकड़ी और कहता हुआ बाहर निकल गया। हाँ, पहुँच गया सारा सामान कमरे में। अनाया को दो। जवार ने हानि को फ़ोन किया। जी भाई, सब मिल गया है, मैं वही देने जा रही हूँ, हानि ने कहा। अच्छा, मैं हैदर और अली हवेली पर आ रहे हैं, तुम मनाल और आमना को लेकर ज़रा मेरे कमरे में मिलो, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जवार ने सख्त लहजे में कहा और कॉल काट दी। भाई चलें? हैदर ने पूछा। हाँ चलो, रास्ते में मुझे कुछ काम है, वैसे भी रात होने वाली है। हानि सारा सामान लेकर अंदर कमरे में आई। ये लें भाभी जी, जवार भाई ने भेजा है। हानि ने सब कुछ बेड पर रख दिया और खुद मनाल और आमना को बुलाने चली गई। ये क्या है? अनाया ने नॉवल एक साइड पर रखा और चेक करने लगी। उसमें हर कलर की पैंट शर्ट थी, शूज़ थे, कोट थे, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें थी। अनाया हैरानगी से सब कुछ देख रही थी। एक कार्ड भी था। अनाया ने वो बाहर निकाला। मुझे तुम्हारे ये सब पहनने से कोई मसला नहीं, तुम पहन सकती हो। मैं वो सब तो वापस नहीं ला सकता, मगर नया तो लेकर दे सकता हूँ, तो ये सब तुम्हारे लिए। एंड अगेन सॉरी। ये सब लिखा हुआ था कार्ड पर। अनाया ने कार्ड साइड पर रखा और दोबारा कपड़े देखने लगी। ओह, तो ये अकड़ू ये सब भी खरीद सकता है? अनाया मुस्कुरा दी। वैसे चॉइस अच्छी है इसकी। अनाया ने वो सब खोल कर देखा, फिर उसमें से एक ब्लैक पैंट ओवर येलो शर्ट लेकर चेंज करने चली गई। कुछ चीज़ें उसने समेट ली और कुछ अभी समेटने ही लगी थी। तब मनाल, आमना और हानि अंदर आई। उनके पीछे जवार, हैदर और अली भी आ गए। जी भाई, आपने बुलाया था? हानि ने पूछा। आमना यहाँ आओ। जवार ने आमना को बुलाया। तुम और जुनेद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता था? जवार ने पूछा। सब लड़कियों का रंग उड़ गया। उफ, अब क्या हो? हानि अनाया के पास आई और उसका हाथ पकड़े होले से बोली। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अनाया ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हो? आमना ने रोते हुए कहा। नहीं मेरी गुड़िया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वो तंग तो नहीं करता था या कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? जवार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। भाई, ये नहीं बताएगी, मैं बताती हूँ। जब से आमना ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तब से वो चूसने के मुंह वाला आमना के पीछे पड़ा हुआ था। इतना बदतमीज इंसान, जब देखो कोई ना कोई बकवास करता रहता था। मैंने उसे बहुत सुनाई थी, पर उस ढीठ इंसान पर किसी बात का असर नहीं होता था। हानि बोले जा रही थी। अच्छा, और तुम लोगों में से किसी ने गवारा नहीं किया हमें बताने का? हैदर ने गुस्से से कहा तो हानि एकदम चुप हो गई। हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आपकी उससे लड़ाई ना हो जाए और फिर हमारा यूनिवर्सिटी जाना भी दादाजी बंद करवा देंगे, मनाल ने कहा। तुम सब चाहती क्या थी? कि वो कुछ बुरा करे फिर हमें बताती, और जो होता वो मैं देख लेता, मर नहीं जाता। क्या हो गया है? इतना बड़ा भी इशू नहीं जो तुम लोगों ने मिलकर बना दिया है और बना रहे हो। हैंडल हो गया था, अब बस भी करो, अनाया ने सबको खामोश करवाने के लिए कहा। अच्छा जी, तो बुरा इशू कौन सा होता है? तुम लोगों को अंदाज़ा भी है कि वो जुनेद किस काम में इन्वॉल्व था? जवार अनाया की बात पर भड़क उठा। किसी में भी हो, उस दिन मेरे एक पंच से ज़मीन पर गिर पड़ा था। अनाया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वाह, बड़ी बात है। वो ड्रग्स के कामों में इन्वॉल्व है, लड़कियों को उठवाने का काम करता है, बहुत खतरनाक है, पर शुक्र है कि अब वो हमारे कब्जे में है। अली ने मामला ज़्यादा गर्म देखा तो बात को समेटना चाहा। पता है मुझे, अनाया के मुंह से बेसाख्ता निकला। सबने हैरानगी से देखा सिवाय जवार के, क्योंकि किडनैपिंग का दिन उसे याद था। आमना मेरी प्यारी बहन, तुम्हें याद है तुम बचपन में कोई भी तुम्हारी किसी चीज़ को हाथ लगाता था या तुम्हें मारता था, तुम फौरन से मेरे पास आती थी। तो आज इतनी बड़ी बात हो गई, क्यों नहीं आई तुम? जवार ने उसके पास बोलते हुए पूछा। आई एम सॉरी भाई, मैं डर गई थी, मुझे ये था कि आप सबको मेरी वजह से कुछ हो ना जाए, आमना ने रोते हुए कहा। तुम लोगों जैसी लड़कियां होती हैं जो घर वालों को ऐसी ही बेवकूफ़ सोचों की वजह से कुछ नहीं बताती, कि माँ बाप नहीं समझेंगे और भाई कुछ कर गुजरेंगे और बाद में कहाँ जाकर गिरती हैं तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वादा करो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम सब, जवार ने आमना समेत सबको समझाते हुए कहा। प्रॉमिस भाई, नहीं करेंगी, तीनों ने कहा। अच्छा चलो नीचे किचन में मदद करवाओ, शायद जोहा लोग आ रही हैं, हैदर ने हुक्म देते हुए कहा तो वो नीचे चली गई। हैदर और अली, चलो आज ही उसका काम खत्म करना है। जवार ने अपनी गन लोड करते हुए कहा। अब किसको मारने जा रहे हो? अनाया ने जवार के पास आकर पूछा। उसी जुनेद को जो तुम्हारे पंच से मरने वाला था, अब उसे असल गोलियों से मारने जा रहे हैं। जवार इतना कहकर बाहर निकल गया। दादाजी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके फ़ोन की घंटी बजी।
हेलो कौन? दादाजी ने बिना देखे कॉल उठाई। मैं राहत साईं बोल रहा हूँ। देख, अगर तो मेरा बच्चा जुनेद तेरे उस फौजी बेटे के हाथों में है तो उसे बोल दे जुनेद को सही सलामत वापस कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। साईं काफ़ी भड़का हुआ था। मेरे पोते के पास अगर होगा भी तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी, ऐसे ही वो किसी को नहीं पकड़ लेता। दादाजी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तू जानता है ना कि मैं कौन बोल रहा हूँ, या भूल गया? भूल गया? कैसे तेरा खानदान तबाह किया था? अगर उसे कुछ हुआ तो तेरी सारी नस्ल तबाह कर दूंगा। राहत काफ़ी भड़का हुआ था। तबाह करने वाले और बचाने वाले की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, तुम कुछ नहीं कर सकते। दादा जान ने यह कहते हुए कॉल बंद कर दी और बाहर निकल आए। रुको जवार, दादाजी ने आवाज़ लगाई, कमरे में आओ मेरे। वो उनके साथ कमरे में चला गया। जी दादाजी। राहत साईं का पोता जुनेद तुम्हारे पास है? उन्होंने दो टोक पूछा। हाँ जी मेरे पास है, और मैं जहाँ रेड डाल कर आया हूँ ये वहीं से मिला था मुझे। अभी मैं उसी का किस्सा ख़त्म करने जा रहा हूँ। जवार ने कहा। तुम उसे कुछ नहीं करोगे, वो मरना नहीं चाहिए, उसे छोड़ दो। उन्होंने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं दादाजी, आज नहीं, अब और नहीं। आज मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसे आपने मना लिया था, और मैं मान भी गया था। आज मैं एक फ़ौजी हूँ। इस मुल्क पर उठने वाली हर एक नज़र का खात्मा करना मेरा फ़र्ज़ है। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जवार ने मजबूत लहजे में अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मत छोड़ो उसे, पर उसे मारो भी ना। दादाजी ने एक दफ़ा फिर मनाने की कोशिश की। ठीक है, मैं आज रात उसे राहत की हवेली पहुंचा दूंगा, पर ना तो वो मुर्दों में होगा ना जिंदों में। ऐसी हालत करके भेजूंगा। जवार अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बाहर निकल गया। जवार दोबारा से हैदर और अली के साथ उसी जगह मौजूद था। हाँ तो तूने बहुत सताया मेरी बहन को। जवार ने उसे खोला और ब्लेड से मारना शुरू कर दिया। जुनेद की चीखें पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। खुदा की कसम, अगर ये सब मुझे पहले पता होता तू इस वक्त मेरे सामने नहीं कब्र में होता। मेरे खानदान की औरतों पर गंदी नज़र डालने वालों को काट कर फेंकना आता है मुझे। काश ये नज़रें मैं पहले ही काट देता तो आज ये सब कुछ होता ही ना। जवार उसे मारे ही जा रहा था। मारते मारते वो रुका और वही इंजेक्शन पकड़कर उसे लगा दिया। जवार ने जुनेद को वो इंजेक्शन 2 लगाए। अब ना तो वो चल सकता था ना बोल सकता था। दूसरी तरफ सुल्तान बेहोश पड़ा था। चलो डालो इसे गाड़ी में, इसके ख़ानदान वालों को उनका बेटा पहुँचा कर आए। फिर अली और हैदर ने उसे गाड़ी में डाला और उसे वहीं साईं के अड्डे पर छोड़ आए। अब ये सुबह ही मिलेगा जब कोई मुलाजिम जागेगा, अली ने कहा। अच्छा यार, अब मुझे घर पर छोड़ दो, वैसे भी 2 बजने वाले हैं, अली ने घड़ी देखते हुए कहा। जवार ने अली को घर छोड़ा और अब दोनों हवेली वापस जा रहे थे। भाई एक बात पूछूं? हैदर जो कब से कुछ सोचे जा रहा था एकदम बोला। हाँ पूछो, लेकिन कोई ढंग की बात पूछना, जवार ने गाड़ी चलाते हुए कहा। अच्छा, जब आप जुनेद को मार रहे थे तो आपने ये क्यों कहा कि काश ये गंदी नज़रें मैं पहले ही काट कर फेंक देता? मतलब पहले कब लग रहा? कोई बहुत पुरानी बात है जिसका आप गुस्सा निकाल रहे हो? हैदर ने अपनी उलझन बताई। छोटे तो इस सब में मत पड़, जब वक्त आएगा तब मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा, जवार ने लंबी सांस लेकर कहा और गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जवार थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया को जागते पाया। तुम सोई नहीं अभी तक? उसने घड़ी उतार कर बेड पर रखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे तुमने जुनेद को मार दिया? अनाया ने नॉवल साइड पर रखते हुए पूछा। नहीं, मारा नहीं है, बस मरने के बराबर तक मारा है, जवार ने लेट कर कहा। मतलब अगर वो मर गया तो तुम्हें भी तो जेल हो सकती है, या राहत साईं तुम्हारे पीछे भी तो पड़ सकता है, और वो तुम्हें मार भी सकता है। अनाया की आवाज़ में वाकई परेशानी थी। क्या बात है बेगम, बड़ी फिक्र हो रही है? जवार उसकी साइड पर मुंह करके बोला। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अनाया ने जल्दी से बात घुमाई और अपने ऊपर ब्लैंकेट दुरुस्त करने लगी। ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं करती, और तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, मैं फ़ौजी हूँ और उसके खिलाफ बहुत सबूत है मेरे पास, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम टेंशन ना लो, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। जवार ने उसका नाक दबा कर कहा। उफ, तुम ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? अनाया ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। कैसी बातें? मरने वाली? जवार ने अनाया से पूछा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। बस सच्चाई से कोई भाग तो नहीं सकता। वैसे भी जब तक तुम मेरे लिए दुआ करती रहोगी कुछ नहीं होगा मुझे, जवार ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अच्छा ये छोड़ो, एक बात मानोगे? अनाया ने उसका ध्यान अपने ऊपर से हटाया। हाय, ऐसे बोलोगी तो एक क्या 1000 बातें मान जाऊंगा। जवार कोहनी के बल हुआ। बहुत ही कोई छछोरे हो तुम। मैं ये बोल रही थी कि तुम कैसे मामा के कातिलों को पकड़ोगे, अनाया ने संजीदा होते हुए कहा। तुम क्यों सोच रही हो? मैं कर लूँगा सब। जवार सीधा होकर लेटा। नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम अगर मुझे साथ मिला लो तो हम मिलकर ढूंढ लेंगे, अनाया ने डरते डरते कहा। वो जानती थी कि जवार अब बहुत बुरा फटेगा। वही हुआ, वो फौरन उठ बैठा।
तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं, मैं तुम्हें शामिल कर लूँ? मैं पागल नज़र आता हूँ तुम्हें? पता नहीं तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में इस तरह के अजीबोगरीब आइडियाज़ कैसे आते रहते हैं। जवार बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला। अनाया भी उठ बैठी। तो क्या हो गया? मैं क्या करने आई हूँ पाकिस्तान? शादी करने तो नहीं आई थी। मैं यहाँ बस सच्चाई जानने आई थी। उन सबको मारने आई हूँ जिन्होंने मेरी माँ का कत्ल किया था। तुम जानते नहीं हो मुझे। रोज़ वो सब नज़र आता है, वो सब जहाँ मेरी माँ बंधी हुई थी। वो चिल्ला रही थी, मगर उस दरिंदे को बिल्कुल रहम नहीं आया मेरी माँ पर। अनाया रोने लगी। जवार उसके पास गया और उसे गले से लगाया। बस मेरी जान, सब जान लेंगे हम सब, तुम रो मत। जवार ने उसे चुप करवाते हुए कहा। जवार मेरी जान मानो, जवार मेरी बात मानो। कोई तो बहुत बड़ी बात है जो हमें मालूम नहीं। इस हवेली में से भी कोई शामिल था इस सब में। इसके बाद माँ नहीं मिली, और जब मिली तो जली हुई। अनाया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, बस अब सच्चाई को खोजना है। जवार ने उसे लिटाते हुए कहा। प्लीज़ शामिल कर लो ना मुझे भी। अनाया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए कहा। अनाया सो जाओ मेरी जान, इस मौजू पर सुबह बात करेंगे। जवार ने उसके माथे पर बोसा दिया और खुद भी लेट गया। अनाया थोड़ी देर बाद सो गई। जवार जागता रहा। वो जानता था कि अनाया कितनी अजियत में है। मामा मुझे नहीं आता मैथ, मैं क्या करूं? फेल हो जाऊंगी, कितनी बेइज्जती होगी सबके सामने। आमना मुंह बनाए खड़ी थी और सलमा बेगम से बात कर रही थी, जो कि चावल चुन रही थी। बेटे हैदर से बोलो, वो करवा देगा तुम्हें। सलमा बेगम ने हल निकाला। मैंने नहीं बोलना हैदर भाई को, वो समझाएंगे कम और डांटेंगे ज़्यादा। और जवार भाई, दानियाल भाई सब इतने मसरूफ़ हैं, मैं क्या करूं? आमना रोने वाली हो गई। क्या हुआ? इतना क्यों मुंह बना रखा है? राहील सोफे पर आ बैठा। बेटा इसको मैथ नहीं आता तो परेशान है, और साथ में मुझे भी तंग करके रखा है, और कोई भी फ्री नहीं है। सलमा बेगम ने चावल साइड पर रखते हुए कहा। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मैं करा दूंगा। राहील तो पहले ही उसके साथ टाइम गुजारना चाहता था। इससे अच्छा मौका उसे कैसे मिलता और वो कैसे जाने देता। अरे बेटा तुम तो अस्पताल में मसरूफ़ होगे, तो ये सब कैसे कराओगे? उसे सलमा बेगम ने पूछा। वो तो मैं शाम को हवेली में आ जाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा दूंगा, राहील ने कहा। राहील यहीं गांव के अस्पताल में सर्जन था, वो कहीं और नहीं जाना चाहता था।